जय हिंद स्टूडेंट्स। तो पिछले 24 घंटे में नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जो नेपाल में ऑलरेडी चल रही अस्थिर राजनीतिक अवस्था को फिर दोबारा अस्त व्यस्त करके रख दिया। नेपाल की राजा की वापसी के मांग के बीच पूर्व राजा के स्वागत में काठमांडू में हजारों समर्थक रैली में निकले। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का रविवार को काठमांडू पहुंचने पर उनके हजारों समर्थकों ने आओ राजा राष्ट्र बचाओ के नारे के साथ उनका स्वागत किया। ये राजशाही की बहाली और नेपाल की हिंदू राज्य को दर्जा देने के लिए बढ़ती हुई मांग है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार 77 वर्ष के पूर्व राजा पश्चिमी नेपाल के पोखरा इलाके से त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आए काठमांडू में। उनके समर्थकों ने नेपाल के झंडे लेकर आओ राजा राष्ट्र बचाओ जैसे नारे राजशाही के समर्थकों की तौर पर लगाए। ये राजशाही के समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य सहित भीड़ में उपस्थित लोगों ने हमें अपना राजा वापस चाहिए और संघीय गणतंत्र प्रणाली को खत्म करो और राजशाही को बहाल करो लिखे हुए प्लेकार्ड्स रखी थी। AP ने बताया कि लगभग 10,000 समर्थक हवाई अड्डे के बाहर एकत्र हुए और इसके मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। भारी भीड़ के कारण यात्रियों को हवाई अड्डे से पैदल आना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दंगा पुलिस को तैनात किया गया था। अब ये दंगा पुलिस क्या है? जैसे हमारे यहाँ CRPF है, वैसे ही नेपाल में दंगा पुलिस यानी राइट पुलिस है। वो क्या करते हैं, वो अगर इंटरसिटी में कोई भी असंतोष या दंगा लग जाता है तो उनको वो रोकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की यहाँ पर कोई खबर नहीं हुई। रैली में शामिल हुए शिक्षक राजेंद्र कुंबर ने कहा, देश अस्थिरता का सामना कर रहा है, कीमतें अधिक हैं, लोग बेरोजगार हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। कुंवर ने कहा, गरीब भूख से मर रहे हैं, कानून जनता पर लागू होता है लेकिन राजनेताओं पर नहीं, इसलिए हमें राजा की वापसी चाहिए। 2008 साल में नेपाल में 240 साल शासन कर रही राजवंश का पतन हुआ था। तो मेरे वीरे, जा कहाँ रहे हो, रुक जाओ। अगर तुमको पूछा कि नेपाल में ऐसे ही क्या लोग बोल रहे हैं कि राजतंत्र को वापस लाओ, राजतंत्र को वापस लाओ, तो लोगों ने राजतंत्र को हटाया ही क्यों था, ये तो लोग पूछेंगे। तो उसका उत्तर तुम क्या दोगे, वो तो सुन के जाओ, जा कहाँ रहे हो। नेपाल का राजतंत्र और इसका 2008 साल में पतन क्यों हुआ? नेपाल में राजतंत्र की शुरुआत गोपाल वंश के समय से मानी जाती है, लेकिन आधुनिक नेपाल के संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण शाह 1723 से 1775 मतलब 1723 से 1775 इस कार्यकाल को माना जाता है। उन्होंने छोटे छोटे राज्य को एकजुट करके गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद शाहवंश के शासन लंबे समय तक चला। हालांकि राणा शासन 1846 से 1951 के दौरान राजाओं की शक्ति सीमित हो गई थी और असली सत्ता राणा प्रधानमंत्रियों के हाथ में चली गई थी। अब ये राणा प्रधानमंत्री ये किस बला का नाम है, तो आइए वो जानते हैं। अगर इतनी देर इस वीडियो को देख ही ले हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। डेली वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोस आसान भाषा में जैसे कि एग्जाम में लिखना होता है वैसे ही मैं तुमको बताता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब आते हैं राणा शासन में। नेपाल के राणा शासन एक ऐसा काल था जब वास्तविक सत्ता राजाओं के बजाय राणा प्रधानमंत्रियों के पास थी। यह शासन 1846 में जंग बहादुर राणा के द्वारा शुरू किया गया था और लगभग 104 वर्षों तक चला। 1846 में कोट की घटना हुई जिसको अंग्रेजी में कोट मैसेकर भी बोला जाता है। इसी घटना की फायदा लेकर जंग बहादुर राणा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को नेपाल का प्रधानमंत्री और सैनिक कमांडर यानी चीफ कमांडर घोषणा कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजशाही को केवल एक औपचारिक पद बना दिया था, जबकि पूरी प्रशासनिक और राजतांत्रिक शक्ति राणा वंश के पास ही आ गया था। राणा शासन वंशानुगत प्रधानमंत्री होते थे, मतलब सत्ता एक राणा से दूसरे राणा को विरासत में मिलती थी। इस दौरान नेपाल में तानाशाही, दमनकारी नीतियों और बाहरी दुनिया से अलगाव देखा गया। आम जनता को कई राजनीतिक अधिकार नहीं थी और केवल राणा के परिवार के लोग उच्च पदों पर आसीन होते थे। 1951 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और भारत के सहयोग से राजा त्रिभुवन ने राणा शासन को समाप्त कर दिया और नेपाल में लोकतंत्र की नींव रखी। इसके साथ ही नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। यही है वो राजा त्रिभुवन जिसके साथ भारत का एक बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास भी जुड़ा है। जब भारत स्वाधीन हो गया था और विभिन्न प्रदेश भारत से मिलाप के दौर में थी, तब राजा त्रिभुवन ने क्या किया था वो एक इंटरेस्टिंग घटना है, वो कभी और दूसरे किसी वीडियो में मैं बोलूँगा।
2008 में राजतंत्र का अंत क्यों हुआ? नेपाल में 2008 में लंबे समय तक चल रहे राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और देश को आधिकारिक रूप से संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसका प्रमुख कारण कुछ ये था। राज परिवार का हत्याकांड 2001 में नेपाल के राजमहल में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और राज परिवार के कई सदस्यों मारे गए। इस हत्याकांड के लिए युवराज दीपेंद्र को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इस घटना के बाद जनता का राज परिवार में विश्वास कमजोर हो गया। जन आंदोलन और माओवादी विद्रोह 1996 से 2006 तक नेपाल में माओवादी विद्रोह चला, जिसमें माओवादियों ने राजतंत्र के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और नेपाल को गणराज्य बनाने की मांग की। 2006 में जन आंदोलन 2 हुआ, जिसमें आम जनता और राजनीतिक दलों ने मिलकर राजतंत्र को खत्म करने की मांग उठाई। राजा ज्ञानेंद्र का निरंकुश शासन 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद उनका भाई ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने। 2005 में उन्होंने संविधान को निलंबित कर दिया और सीधे राजतंत्र की शुरुआत कर दी, जिससे जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ। उनके तानाशाही शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और लोकतंत्र की बदली की मांग उठी। 2006 की शांति संधि 2006 में नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच समग्र शांति समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलता है, समग्र शांति समझौता, ये हुआ, जिसके तहत माओवादियों ने हथियार छोड़ा और लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से राजतंत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया में जुट गए और उस प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। 2008 का संवैधानिक परिवर्तन 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से राजतंत्र को समाप्त का निर्णय लिया और देश को संघीय लोकतांत्र गणराज्य घोषणा कर दिया। राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी और उन्हें राजमहल से बाहर कर दिया गया। तो अगर इसको समराइज किया जाए तो हम बोल सकते हैं नेपाल में राजतंत्र का अंत एक लंबी राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम था। राज परिवार का हत्याकांड, तानाशाही शासन, माओवादी विद्रोह और जन आंदोलन ने मिलकर नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति की सुनिश्चित की थी। वर्तमान में नेपाल एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है, जहां राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। और अभी के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी के राष्ट्रपति का नाम है, नोट डाउन करो, रामचंद्र पौडेल। क्या है? रामचंद्र पौडेल। अब नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग क्यों हो रही है? नेपाल की जनता क्यों सोच रही है कि भाई हम क्या सोच के लोकतंत्र को लाए थे और हमारे साथ ये क्या खेला हो गया? इससे तो हमारा हिंदू राजा ही अच्छा था, हमारा राजतंत्र ही अच्छा था। तो कुछ ये हालात बना जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। हाल ही में नेपाल में राजतंत्र को फिर से स्थापन करने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी समस्या है राजनैतिक अस्थिरता। नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद से लगातार सरकारें बदलती रही है और ये नंबर है 13। हिसाब लगाओ, 2008 से 2025 कितना साल हुआ? 17 साल। इस 17 साल में 13 बार 13 टाइम्स गवर्नमेंट बदल चुकी है। तो सोचो उस देश में राजनीतिक स्थिरता कैसे आएगी? तो उस देश की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और पार्टियों में विभाजन इतनी बढ़ गई कि नेपाली मानते हैं कि अगर राजतंत्र होते तो ऐसा ना होता। दूसरी चीज है राष्ट्रीय एकता की कमी। राजतंत्र के समय नेपाल एकजुट राष्ट्र था, लेकिन गणतंत्र बनने के बाद ही जातीय और राजनीतिक विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे लोगों में राजतंत्र के प्रति फिर से समर्थन बढ़ गया है। तीसरा कारण है और सबसे बड़ा कारण है आर्थिक संकट। वर्तमान में नेपाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। राजतंत्र के समर्थकों का दावा है कि राजा के शासन में देश की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो उस टाइम अर्थनैतिक स्थिति नेपाल की एक लेवल पे थी। लेकिन जब लोकतंत्र आया और बहु पार्टी बन गया तो ये आपस में खाने खूने में इतना व्यस्त हो गए कि वो अर्थनैतिक गड्ढे में चला गया। चौथा कारण है विदेशी हस्तक्षेपों का डर। कुछ नेपाली मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में नेपाल अपनी संप्रभुता खो रहा है, मतलब अपनी सॉवरेनिटी खो रहा है और बाहरी देशों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ रहा है। ये तो नेपाल का एक समस्या है ही, लेकिन ये भारत का भी बहुत बड़ा समस्या है। नेपाल का जो अभी के सरकार है वो चीन से बहुत ही
क्लोज होती जा रही है। और ये हमारे देश का समस्या इसलिए है क्योंकि नेपाल से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर मतलब चिकन स्लेक लगता है। और सोचो, चीन अगर नेपाल को बोले कि हम तुम्हारे देश में ABCD कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम तुम्हारे ही डेवलपमेंट के लिए करना चाहता है, तो नेपाल तो राजी हो जाएगा। लेकिन चीन उसको यह शर्त देगा कि हम तुम्हारे देश में ये ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे जो वर्कर्स है उनका सुरक्षा हम निश्चित करेंगे, तो हम अपने कुछ सेनाओं को उनके साथ भेजेंगे। और यहाँ ही गलत हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे चीन को फायदा मिल जाती है अपने सेना को लेके नेपाल आने की, और उनके सेना का नेपाल में आने का यही मतलब होता है और आसान मतलब होता है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखेंगे। और अगर चीन ऐसा करता है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न की बात होगी। और लास्ट कारण और परोक्ष कारण यही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं वहाँ के लोगों की, वो क्या है, नेपाल पहले से ही दुनिया का एकमात्र हिंदू राजतंत्र था। गणतंत्र बनने के बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राष्ट्र बन गया, जिससे कई लोग नाराज हैं। वे चाहते हैं कि राजा वापस आकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएं। इन्हीं कारणों से नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग उठ रही है। हालांकि इसका भविष्य नेपाल की राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो मेरे वीडियो आज इतना ही। डेली वर्ल्ड अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर जल्दी वापस आता हूँ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे देव सर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। बहुत जल्द मिलते हैं।